नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपी वीडियो एग्जाम के क्विक रिवीजन सीरीज का 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप लोग वो सभी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, UPSC RO इलाहाबाद हाईकोर्ट RO सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। जनगणना 2011 और यह जो है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे। सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या निवास करती है वो आपके सीतापुर में निवास करती है। यह ओवरऑल जनसंख्या की बात की जा रही है। और सबसे कम अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या निवास करती है वो आपके बागपत में निवास करती है। अगर प्रतिशतता की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या निवास करती है यह आपके कौशाम्बी में निवास करती है। और अगर प्रतिशतता की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे कम अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या निवास करती है वो आपके बागपत में करती है। तो ओवरऑल जनसंख्या में देखा जाए तो अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो आपके सीतापुर में है, सबसे कम आपके बागपत में है। अगर प्रतिशतता की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या कौशाम्बी में है और प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या आपके बागपत में है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जो जिला आपका वो आपका सोनभद्र है। सोनभद्र में जो है सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निवास करती है और सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या निवास करती है वो आपके बागपत में सबसे कम। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो निवास करते हैं अगर प्रतिशतता की दृष्टि से देखा जाए तो आपका सोनभद्र है और प्रतिशतता के हिसाब से सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निवास करती है आपके बागपत में। काफ़ी कन्फ्यूजन है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनको 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग, सबका कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या जो निवास करती है वो आपके गाजियाबाद में। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद निवास करती है और सबसे कम नगरीय जनसंख्या जो निवास करती है आपके श्रावस्ती में। प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या आपके गाजियाबाद में है और प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए सबसे कम नगरीय जनसंख्या आपके श्रावस्ती में है। तो दोनों ही जो है एक ही प्रकार का है। ओवरऑल और परसेंट में भी दोनों एक समान है। और ओवरऑल देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या वो आपके प्रयागराज में है। सबसे अधिक जनसंख्या आपके प्रयागराज में है। सबसे अधिक 10 की जनसंख्या जो देखी गई वो आपके गौतम बुद्ध जिले में देखी गई है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपके गाजियाबाद का है। सबसे अधिक लिंगानुपात आपके जौनपुर का है। न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर आपके कानपुर नगर की है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला आपके जिला वो आपका ललितपुर है और न्यूनतम लिंगानुपात का आपका गौतम बुद्ध नगर का है। तो इस प्रकार जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 से। अब हम लोग थोड़ा साइंस के कुछ पोर्शन को देखते हैं, क्योंकि साइंस का सेक्शन अभी तक छूटा था, इसलिए हम लोग इस वीडियो में ज़्यादातर साइंस के कंटेंट को देखेंगे। मूल राशियाँ जैसा कि हम जानते टोटल 7 हैं, उनकी मात्रा को देख लेते हैं। मूल राशियों में आपका लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योत तीव्रता। इनके मात्रा को देख लेते हैं। लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है और ज्योत तीव्रता का आपका कैंडेला होता है। आप लोग 2 चीज़ का ध्यान दीजिएगा इसमें, एक आपका कैंडेला हुआ है, एक आपका केल्विन हुआ है। ताप का केल्विन होता है और ज्योत तीव्रता का आपका कैंडेला होता है। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा जो चली गई दूरी होती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है और यह 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और एक आपका पारसेक होता है और यह दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई होती है और एक पारसेक बराबर होता है वह 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है और यही जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो यह डेटा आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। कुछ आपकी परीक्षा में माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और फर्मी से प्रश्न आते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर होता है।
एक मिमी होता है आपका 10⁻³ मीटर होता है। इसी प्रकार से 1 माइक्रोन बराबर होता है आपका 10⁻6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर आपका 10⁻9 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर आपका 10⁻10 मीटर होता है, ये आपका माइनस में होता है। और 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर होता है। इस प्रकार जो है कुछ दूरी से रिलेटेड जो फैक्ट है उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। पहले जो तेल की मात्रा मापी जाती थी वो बैरल में मापी जाती है, लेकिन वर्तमान में अब इसे जो है घन मीटर में मापा जाता है। और 1 बैरल बराबर होता है 158.9873 लीटर होता है। तो यह डायरेक्ट प्रश्न पूछा सकता है कि 1 बैरल कितने लीटर के बराबर होता है, तो ये आपके 158.9873 लीटर होता है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कुछ अन्य भौतिक राशियों को देखते हैं और उनकी मात्रा को देखते हैं, क्योंकि परीक्षा में सीधे पूछ सकता है कि जूल किसका मात्रक है, तो जूल आपका ऊष्मा का मात्रक है। इसी प्रकार से घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। विद्युत आवेश का आपका कूलाम होता है। विद्युत धारिता का फैराड। ध्वनि तीव्रता का आपका डेसिबल होता है। आवृत्ति का हर्ज होता है। तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है। और SI मात्रा का आपका मीटर होता है। समुद्र की गहराई जो मापी जाती है वो आपके फैदम मापी जाती है। और ऊष्मा का आपका जूल मात्रक होता है। विशिष्ट ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम होता है। विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह किलोवाट घंटा होता है। इसी प्रकार से विद्युत धारा का विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है आपका ओम होता है। और गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक है आपका जूल प्रति किलोग्राम होता है। गॉस जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ज्योति फ्लक्स का आपका ल्यूमेन होता है। डायोप्टर या आपके लेंस की क्षमता मापी जाती है इससे। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसी प्रकार से वोल्ट जो है यह विभवांतर का मात्रक होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक यह किग्रा वर्ग मीटर होता है। खगोलीय दूरी जो मापी जाती है वो आपके प्रकाश वर्ष मापी जाती है। और श्यानता का जो मात्रक होता है वह न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से न्यूटन प्रति कूलाम या आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए प्रयोग किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है वो आपका बार होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो आपका टेस्ला होता है। और इसी प्रकार से वेग का जो मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और बल का मात्रक जानते हैं आप लोग न्यूटन होता है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। इसी प्रकार से त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और दाब का मात्रक आप पहले ही पढ़ाया गया आपका पास्कल होता है। और कार्य का भी मात्रक आपका जूल होता है। ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल ही होता है, इसे न्यूटन मीटर भी कहा जाता है। इसी प्रकार से शक्ति का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकंड होता है, और यह उसे वाट भी कहा जाता है। इस प्रकार जो है कुछ हम लोग भौतिक राशियों की मात्रा को भी कवर कर लिए हैं। और एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट परीक्षा पूछता रहता है, -40 सेंटीग्रेड जो है यह -40 अंश फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यह फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह दोनों कब बराबर होते हैं, यह -40 सेंटीग्रेड बराबर होता है आपका 40 अंश फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। दोनों एक समान तापमान होता है। हम लोग कुछ यंत्र उपकरण और उपयोग को देखेंगे हम लोग। अमीटर का जो उपयोग होता है वह विद्युत धारा को एम्पियर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अनिमोमीटर आपका होता है, यह वायु की शक्ति और गति मापने में किया जाता है। बैरोमीटर का जो प्रयोग है यह वायुमंडलीय दाब को मापने में प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम यह मनुष्य की हृदय गति को मापने का जो है यह एक यंत्र है। और डायनमो जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इंडोस्कोप यह मानव शरीर के अंदर के भाग को जो है देखने हेतु यह प्रयुक्त एक यंत्र है। और इसी प्रकार से गैल्वेनोमीटर जो होता है यह विद्युत धारा की उपस्थिति को ज्ञात करने का एक यंत्र है। और हाइड्रोमीटर से हम लोग द्रवों की अपेक्षित घनत्व को मापते हैं। और हाइग्रोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। लैक्टोमीटर यह दूध की शुद्धता को मापा जाता है। और माइक्रोफोन से जो है यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत तरंगों में जो है परिवर्तित करने वाला एक उपकरण है, माइक्रोफोन। और इसी प्रकार से वोल्ट मीटर जो है ये 2 बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला एक यंत्र है। और ट्रांसफार्मर का जो काम होता है ये एसी विद्युत की वोल्टेज को जो है कम या अधिक करने वाला एक यंत्र होता है आपका ट्रांसफार्मर। यह जो है यह घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। इसी प्रकार से स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, यह हमारे धमनियों में रुधिर के दाब को मापने में जो है प्रयोग किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर आप लोग देखोगे डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से सिस्मोग्राफ जो होता है यह भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र है।
हम लोग देखेंगे अब उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। डायनेमो जो है ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसी प्रकार से विद्युत मोटर जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन का जो काम होता है आपके ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। और इसी प्रकार से लाउड स्पीकर या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल जो है यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और हमारी जो ट्यूबलाइट होती है यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। विद्युत बल्ब भी आपका विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल होता है यह आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और मोमबत्ती जो है यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति क्या होती है उसको हम लोग देखते हैं। प्रकाश की जो गति सबसे अधिक होती है वो आपके निर्वात में होती है और ये आपके 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसे हम लोग मीटर में अगर हम देखेंगे तो आपका 3 × 10⁸ मीटर होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है आपके निर्वात में प्रकाश की चाल जो सर्वाधिक होती है। अगर जल में देखा जाए तो जल में जो प्रकाश की चाल वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। और कांच में देखा जाए तो 2.10⁸ मीटर प्रति सेकंड चाल है आपके कांच में प्रकाश की। इसी प्रकार से हीरे में जो है प्रकाश की जो गति है वह 1.24 × 10⁸ है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कभी प्रश्न आपको गति के आरोही या अवरोही क्रम में भी दे सकता है, तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की गति सबसे अधिक आपके निर्वात में होती है, वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है वह आपके डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि के स्रोत और तीव्रता को हम लोग देखेंगे। कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछता है कि लाउडस्पीकर की तीव्रता कितनी होती है या रॉकेट की तीव्रता कितनी होती है या साधारण जो बातचीत की जाती है वो कितने डेसिबल में की जाती है। जो फुसफुसाहट होती है वो आपके 15 से 20 डेसिबल की आवाज़ होती है। इसी प्रकार से साधारण जो बातचीत होती है हमारी वह 40 से 60 डेसिबल के मध्य होती है। लाउडस्पीकर की जो आवाज़ होती है वो आपके 70 से 80 डेसिबल के मध्य होती है। भारी मोटर वाहन या मोटर बाइक की जो आवाज़ होती है वो आपके 90 से 95 डेसिबल तक होती है। और इसी प्रकार से पत्तों की जो ससराहट होती है वो आपके 20 डेसिबल तक होती है। और रॉकेट की जो आवाज़ होती है वो आपके 160 से लेकर 170 डेसिबल तक होती है, जो काफ़ी ज़्यादा होती है। हम लोग कुछ प्रमुख आविष्कार और उसके आविष्कारक कौन थे उनको हम लोग देखेंगे। डायनेमो का जो आविष्कार है वो माइकल फैराडे ने किया है। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया है। इसी प्रकार से टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया है। फोटोमीटर का आविष्कार चार्ल्स पिकरिंग ने किया है। कैलकुलेटर को पास्कल ने बनाया है। और हमारे विद्युत बल्ब को जो है ये एडिसन ने बनाए हैं। ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है वह शॉकले ने किया है। और साइकिल का जो आविष्कार है वो आपके मैकमिलन ने किया है। माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार है वह जेनसन एंड जेनस ने किया है। इसी प्रकार से रिवॉल्वर का जो आविष्कार है वो आपके कोल्ट ने किया है। कुछ नियम को हम लोग देखते हैं। कौन सा नियम किसने दिया है। दाब का जो नियम या पास्कल ने दिया है। सापेक्षता का जो सिद्धांत या आइंस्टीन ने दिया है। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है आपके न्यूटन ने दिया है। और प्लवन का जो सिद्धांत है आपके आर्किमिडीज ने दिया है। जो पानी का नियम है, जो प्लवन का नियम है वो आपके आर्किमिडीज ने दिया है। नाभ के विखंडन का जो नियम है आपके ऑटोहान और स्ट्रॉसमैन ने दिया है। वायुयान जो हमारा है यह तरल गतिकी में बर्नौली के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। और जो नाभ के रिएक्टर है यह नियंत्रित नाभ की विघटन प्रक्रिया पर कार्य करता है। कुछ खोज है उनको हम लोग देख लेते हैं। J.J. थॉम्सन ने जो है वह इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन की जो खोज है वह गोल्डस्टीन ने की है। इसका आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रोटॉन की जो खोज है वो गोल्डस्टीन ने की है। आप लोग जो शॉर्टकट अपनाते हैं वह गलत है, ठीक है। प्रोटॉन की जो खोज है वो गोल्डस्टीन ने की है। जो आयोग मानता है आप लोग वही करिएगा। और जो एनसीईआरटी में लिखा गया है वही आप लोग मानिएगा। गोल्डस्टीन जो है यह प्रोटॉन की खोज करता है। ग्रहों की गति से संबंधित जो नियम है वो केपलर ने दिया है। और क्वांटम सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो मैक्स प्लांक ने दिया है। और रेडियो सक्रियता की जो खोज है वो आपके हेनरी बेकरेल ने की है। और द्रव्य की जो दो प्रकृति आपकी है यह डी ब्रॉगली ने दी है। डी ब्रॉगली ने जो है द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति का जो है सिद्धांत दिया है। हमारे प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक हैं C.V. रमन जी, उन्होंने प्रकाश के प्रकरण संबंधित जो है रमन प्रभाव की खोज की थी। और यह खोज इन्होंने 1928 में की थी। और यह खोज इन्होंने 1928 में की थी। और इसी के लिए जो है
1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और इसी कारण जो है प्रत्येक 28 फरवरी को हमारे भारत में जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगला फैक्ट को हम लोग देखते हैं। जीव व निर्जीव पदार्थों में पाए जाने वाले तत्वों की तुलना की जाए। एक आपका हम लोग देखते हैं भूपर्पटी में, दूसरा देखते हैं हम लोग मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर में देखा जाए तो सबसे अधिक जो मात्रा होती है वो आपकी ऑक्सीजन को होती है। और इसी प्रकार से जो है अगर भूपर्पटी में देखा जाए तो वहाँ पर भी जो ऑक्सीजन की मात्रा वह सबसे अधिक होती है, वह आपके 46.6% होती है। सबसे पहले हम लोग भूपर्पटी देख लेते हैं। सबसे अधिक मात्रा आपकी ऑक्सीजन की होती है। दूसरी जो मात्रा होती है आपके सिलिकॉन की होती है, वो आपके 27.7% होती है। अगर तीसरी देखा जाए तो तीसरी मात्रा आपके कैल्शियम की होती है, वो आपके 3.36 है। फिर आपका सोडियम है, वो आपका 2.28% है। इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं मनुष्य शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा आपके ऑक्सीजन की है। दूसरा जो स्थान होता है वो आपका कार्बन का आता है, और तीसरे स्थान पर आपका नाइट्रोजन है। बाकी सभी जो है काफ़ी कम मात्रा में है। तत्वों संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियों को हम लोग देख लेते हैं। सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला जो वर्ग वो आपका शून्य वर्ग है। एक परमाणविक तत्व के जो उदाहरण वो आपके सभी अक्रिय गैसें हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला जो तत्व आपका ऑक्सीजन है, जैसा कि बताया जा चुका है। और मिट्टी के तेल में जो रखा जाने वाला जो तत्व आपका ये आपका सोडियम है। सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। हमारी जो हड्डियाँ और दांतों का जो निर्माण होता है वो आपके कैल्शियम के कारण होता है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुत्व वाला जो तत्व आपका क्लोरीन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व आपका फ्लोरीन है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ आपका फ्लोरीन है। और अब तक कुल जो है 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। और इसमें से जो है प्रकृति रूप से जो पाए जाते हैं वो आपके 98 तत्व पाए जाते हैं। और कृत्रिम रूप से बनाए गए जो तत्वों की जो संख्या आपकी 20 है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने जो तत्व आपका ऑक्सीजन है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु है, ये धातु वाली बात है, तो ये आपकी एल्युमिनियम है। अगर तत्व पूछा जाता है तो आपका ऑक्सीजन है, अगर धातु पूछी जाती है आपकी एल्युमिनियम है। सबसे हल्का जो तत्व आपका हाइड्रोजन है, और सबसे भारी जो तत्व आपका ऑस्मियम है। अगर धातु की बात की जाए तो सबसे हल्का धातु जो तत्व आपका लिथियम है। द्रव धातु तत्व आपका पारा है, और द्रव अधातु जो तत्व आपका ब्रोमीन है। यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता ही बनता है। द्रव धातु जो तत्व आपका पारा है, और द्रव अधातु जो तत्व आपका ब्रोमीन है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो तत्व आपका चांदी है, और विद्युत का सुचालक अधातु ये आपका ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है ये आपके कार्बन का अपर रूप भी है। इसी प्रकार से सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व जो आपका सोना है, मतलब जितना पीटा जाए उतना आपका फैलता जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु जो तत्व आपका फ्लोरीन है, और सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो तत्व आपका सीजियम है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला जो तत्व आपका हीलियम है, और न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व आपका सीजियम है। तो यहाँ से अक्सर आप लोग देखे होंगे कि परीक्षा में प्रश्न एक आध पूछता ही रहता है, सबसे भारी या सबसे हल्का, सबसे क्रियाशील, सबसे ऋण विद्युत तत्व कौन सा है, तो यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। निकिल का जो प्रयोग किया जाता है यह जो है एक उत्प्रेरक का कार्य करता है जब हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण में जो है निकिल एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। और हाइबर विद्युत से जो अमोनिया बनाई जाती है उसमें जो है मॉलिब्डेनम जो है एक उत्प्रेरक का काम करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो हाइबर विद में मॉलिब्डेनम और हाइड्रोजनीकरण जो होता है उसमें निकिल एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। कुछ तत्वों को हम लोग इसके अयस्क को देख लेते हैं। एल्युमिनियम के जो अयस्क हैं आपके बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, कोरंडम और डायस्पोर, ये सभी जो है एल्युमिनियम के अयस्क हैं। इसी प्रकार से सोडियम के जो अयस्क इसमें बोरेक्स है, क्रायोलाइट है। मैग्नीशियम का अयस्क डोलोमाइट और एप्सोमाइट है। कैल्शियम के जो अयस्क है आपका लाइमस्टोन है, जिप्सम है और फ्लोओस्पार है, ये सभी जो है कैल्शियम के अयस्क हैं। गैलेना और सिरुसाइट ये सभी जो है सीसा के अयस्क हैं। कापर के अयस्क आपके क्यूप्राइट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और इसी प्रकार से मैलेकाइट जो है ये आपके कापर का एक अयस्क है। कैलामीन ये आपका जिंक का एक अयस्क है। इसी प्रकार से सिनेबार जो है ये आपके पारे का अयस्क है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये आपके लोहे का अयस्क है। इसे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट आपके लोहे का है, और सिनेबार आपका पारा का एक अयस्क है। कुछ हम लोग मिश्र धातु देख लेते हैं। कांसा मिश्र धातु ये आपके तांबा और टिन से मिलकर बनी है। पीतल जो आपकी मिश्र धातु है आपके ये तांबा और जस्ते से मिलकर बनी है। जर्मन सिल्वर में आपका तांबा होता है, जस्ता होता है और आपका निकिल होता है। बेल मेटल जो घंटी
धातुएं, इसमें आपका तांबा और टिन मिला होता है। इसी प्रकार से रोल्ड गोल्ड जो होता है आपका तांबा और एल्युमिनियम के मिक्सचर से बनता है। रोल गोल्ड जो है यह है तांबा और एल्युमिनियम के संयोग से बनता है। गन मेटल में आपका तांबा, जस्ता और टिन मिलकर बनते हैं। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकल मिला होता है। मुद्रा धातुएं आपके तांबा, टिन और फास्फोरस से मिलकर बनाई जाती हैं। यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना है, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। आपका कांसा पूछ सकता है जहाँ से तांबा और टिन के मिक्स से बनता है। पीतल में तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। जर्मन सिल्वर में आपका तांबा, जस्ता और निकल होता है। बेल मेटल में तांबा, टिन होता है। रोल गोल्ड में आपका तांबा, एल्युमिनियम होता है। इसी प्रकार से गन मेटल में तांबा, जस्ता और टिन होता है। और मुद्रा धातुओं में आपका तांबा, टिन और फास्फोरस होता है। अम्ल के नाम और पाए कहाँ जाते हैं उनको हम लोग देखते हैं। एसिटिक अम्ल जिसे हम लोग एथेनोइक अम्ल कहते हैं, ये आपके सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है ये सिरके में पाया जाता है। फार्मिक एसिड जो है ये आपकी चीनी की डंक में पाई जाती है। साइट्रिक एसिड या विटामिन सी जो है ये आपके आंवला है, नींबू है, संतरा है और सभी प्रकार जो खट्टे फल होते हैं उनमें आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपके दही, दूध, मट्ठा, लस्सी जो दूध से बने हुए पदार्थ हैं उनमें आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर और पालक पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल आपका अंगूर, इमली, सिट्रस, केला, कच्चे आम, इसमें जो है टार्टरिक एसिड पाया जाता है। पके सेब और नाशपाती में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल जो है ये आपकी घास है, पत्तियां हैं, मूत्र में जो है बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। चाय में आपका टैनिक अम्ल पाया जाता है और गेहूँ आपका ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है। गेहूँ में आपका ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल की कुछ विशेषताएं हैं और क्षार की कुछ विशेषताएं उनको हम लोग देख लेते हैं। अम्ल जो है ये स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार आपके स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और वहीं पे क्षार जो होते हैं या लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या आपका HCl इसका सूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का आपका H2SO4 होता है। नाइट्रिक अम्ल का HNO3 होता है और एसिटिक अम्ल का आपका CH3COOH होता है। इसी प्रकार से क्षार कुछ आपके हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या आपका NaOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका CaOH का ट्वाइस होता है। इसी प्रकार से अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका NH4OH होता है।